तो फिल्म की शुरुआत में हमें आइरिस नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा दुखी थी। अभी कुछ ही अर्सा पहले उसके बेटे की मौत हुई थी, जिससे उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी रुक सी गई है। उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालात आने लगे थे। एक अंधेरी रात में जब सब सो रहे थे तो वो एक छोटी सी नाइफ अपनी पॉकेट में डालती है और एक कार लेकर घर से निकल जाती है। सुबह होने पर वो कुछ पहाड़ों के पास आई जहाँ पर उसके बेटे को दफनाया गया था। अपने बेटे से वो कुछ इमोशनल बातें कहते हैं। अब अपनी लाइफ से खुश नहीं, वो चलते हुए पहाड़ी के किनारे पे आ जाती है और वहाँ से जंप करने ही वाली होती है कि यहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो समझ गया था कि आइरिस अपने आप को खत्म करना चाहती है। उसको बचाने की और उसके माइंड को चेंज करने की वो कोशिश करता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है। वो उसे बताता है कि मेरा नाम रिचर्ड है। वो उसे कहता है मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस मैं तुमसे मरने से पहले 2-4 बातें करना चाहता हूँ। वो उसे एक लड़के की कहानी सुनाता है जो बहुत ही जिंदा दिल था। उसे कार्स में और हर उस चीज में इंटरेस्ट था जो किसी भी जवान लड़के की जिंदगी में एक्साइटमेंट ला सकता था। लेकिन फिर एक दिन जब वो अपनी फ्रेंड के साथ जा रहा था तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। वो तो बच गया लेकिन उसकी फ्रेंड मारी गई और इस सदमे ने उसको कई महीनों तक जकड़े रखा। लेकिन जब वो उससे वापस आया तो उसने रियलाइज किया कि उसकी फैमिली उससे बहुत प्यार करती है और उसके ठीक होने का इंतजार कर रही थी। उसे तब एहसास हुआ कि वो अपनी लाइफ को रोककर कितना गलत कर रहा था। वो आइरिस से कहता है इस कहानी का मकसद बस इतना बताना है कि कोई भी मरना नहीं चाहता, बस कुछ कमजोर लम्हे हमें यहाँ तक ले आते हैं। अब तुम चाहो तो मर सकती हो, मैं जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो चला गया, लेकिन उसकी बातें आइरिस पे असर कर गई थी। उसने भी मरने का इरादा छोड़ा और वापस अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गई। यहाँ जाकर उसने देखा कि रिचर्ड ने गाड़ी उसके बिल्कुल साथ ही पार्क की हुई थी, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी का दरवाजा भी नहीं खोल पाई। अब रिचर्ड अपनी गाड़ी से एक अम्ब्रेला लेते हुए उसके पास आया। वो उसे कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ दरवाजा खोलने में। यहाँ आइरिस को एक बात अजीब लगी कि वो इतनी धूप में भी अम्ब्रेला लेकर क्यों आया था। वो इस अम्ब्रेला से आइरिस के ऊपर हमला कर देता है और पता चलता है ये एक इलेक्ट्रिक अम्ब्रेला थी, जिससे आइरिस को बुरी तरह शॉक लगा और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। उसे थोड़ा बहुत जो होश था उससे उसे बस ये महसूस हो रहा था कि रिचर्ड उसके हाथ पांव बांध रहा है, जिसके बाद वो उसे उठाकर अपनी गाड़ी में फेंक देता है। होश आने पर आइरिस रिचर्ड से बात नहीं करती, बल्कि होशियारी दिखाते हुए अपने स्मार्ट वॉच से अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है और ये चीज रिचर्ड को पता चल जाती है और वो उसे कहता है जितनी भी कोशिश कर लो यहाँ कोई सिग्नल नहीं है, तुम किसी को मदद के लिए नहीं बुला पाओगी। अब इस आइडिया ने तो उसके काम किया नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक दूसरा आइडिया आता है। उसने रात में अपनी पॉकेट में एक नाइफ भी रखी थी। वो चुपके से उसे निकालती है और उससे अपने हाथों की टाई को काटने की कोशिश करती है। इस दौरान आवाज भी हो सकती थी, तो वो कॉन्टिन्यूस रिचर्ड से बातों में लगी रही। अपने हाथों को आजाद करवाते ही वो बिना वक्त जाहिर किए रिचर्ड के ऊपर भी हमला कर देती है। उसके हमला करने से रिचर्ड की कार का बैलेंस भी खराब होता है और उनका एक दरख्त से टकरा कर एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट पे दोनों को चोटें आई थी। वो यहाँ पे भी रिचर्ड से बचना चाहती थी। वो फौरन सीट बेल्ट की हेल्प से रिचर्ड का गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड अपने आप को बचा लेता है। आइरिस एक तीसरी मर्तबा उसके ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से ये दोनों ही गाड़ी से एक झटके से बाहर निकलती हैं। आइरिस ने रिचर्ड के ऊपर अब चाकू ताना हुआ था, तो रिचर्ड ने कहा मैं क्या तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ कि इतनी आराम से मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। असल में मैंने तुम्हें एक इंजेक्शन लगा दिया है, जिसकी वजह से 20 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। चलना फिरना भागना तो क्या, तुम बोल भी नहीं पाओगी और इतने टाइम में तुम जो कुछ करना चाहती हो कर सकती हो। रिचर्ड की बातों ने अब उसे सच में बहुत ज्यादा डरा दिया था। वो जितना तेजी से हो सकता था उतना तेजी से जंगल की तरफ भागती है, लेकिन भागते भागते अब उसे सच में फील होने लगा था कि उसके पाँव काम करना बंद कर चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसकी टांगे भी काम करना बंद कर देती हैं और वो चलने से रेंगने लग जाती है। रिचर्ड भी अब उसे ढूंढता हुआ उसके करीब आ गया था। उससे बचने के लिए वो एक दरख्त की छाल के नीचे छुप गई, जहाँ से उसके ऊपर कीड़ियां चढ़ने लगी और डर से उसने चीख मार दी और ऐसे रिचर्ड को उसका पता चल गया। अपने आप को रिचर्ड से बचाने के लिए वो किसी तरह अपने आप को घसीटते हुए एक नदी के अंदर बहा लेती है। रिचर्ड दूर से आवाज लगाता है कि ये तुम गलत कर रही हो, तुम तैर नहीं पाओगी, डूब जाओगी, मर जाओगी। लेकिन आइरिस उसकी बातों को अनसुना कर देती है। वो सच में तैर नहीं पा रही थी, लेकिन पानी के बहाव से वो झरने के दूसरी तरफ पहुंच गई। यहाँ से किनारा पास था। उसने देखा कि उसके पास सिर्फ 1 मिनट था पूरी बॉडी पैरालाइज होने में। अपनी पूरी ताकत लगाते हुए वो किनारे तक आई। सामने उसे एक फार्म हाउस दिखा।
उसने अपनी पूरी कोशिश की उस फार्म हाउस तक पहुंचने की, लेकिन उससे पहले ही वो गिर गई। वो अब ना चल पा रही थी, ना हिल पा रही थी, ना बोल पा रही थी। जो उसके कंट्रोल में था सिर्फ आंख हिलाना। काफी देर यहाँ पड़े रहने के बाद एक बूढ़ा आदमी जो यहाँ इस फार्म हाउस में काम कर रहा था, वो उसे नोटिस कर लेता है। वो उसे पूछता है तुम्हें क्या हुआ, लेकिन आइरिस उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। अब ये ओल्ड मैन उससे छोटे छोटे सवाल करता है, जिस तरह क्या तुम मुझे सुन पा रही हो, क्या तुम मुश्किल में हो, क्या तुम्हें मदद चाहिए। आइरिस इन सवालों के जवाब देने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल करती है। हाँ बोलने के लिए वो 1 मरतबा पलक झपकाती है और ना बोलने के लिए 2 मरतबा। इस तरह उसकी बातें समझते हुए ओल्ड मैन उसकी मदद को तैयार हो जाते हैं और उसे एक ग्रास ट्रॉली में लिटाते हुए अपने घर के अंदर ले आते हैं। अभी वो घर आए ही थे कि अचानक से उनके घर का दरवाजा बजने लगा। आइरिस समझ गई कि बाहर रिचर्ड ही होगा। वो बार बार अपनी आंखें झपकाकर ओल्ड मैन को ये बताने की कोशिश करती है कि मुझे उस आदमी से खतरा है। लकीली ओल्ड मैन ने भी उसकी बात समझ ली और उसे सोफे के पीछे छुपा दिया। जब यहाँ का दरवाजा खुला तो देखा गया कि सच में रिचर्ड ही आया था, जो आते ही एक नया ड्रामा करना शुरू कर देता है। वो रोने लग जाता है इस ओल्ड मैन के सामने और उसे बताता है कि मेरा बेटा मर गया है, जिसकी वजह से मेरी वाइफ सदमे में चली गई है। उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई है, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा, वो कहाँ गई। ओल्ड मैन पहले तो उसकी बातों में नहीं आया और मैंने उसे कहा तुम अपनी वाइफ को कॉल करके देख लो। तो रिचर्ड झूठ बोल देता है कि मेरा फोन तो रास्ते में ही कहीं गिर गया है। उसके झूठे मूठे आंसू देखकर ओल्ड मैन भी कहीं ना कहीं उसकी बातों में आने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी पॉकेट से उसका फोन बज गया। ये ओल्ड मैन उसका झूठ पकड़ लेता है। तो अब रिचर्ड भी अपना असली चेहरा ओल्ड मैन को दिखा देता है। ओल्ड मैन से कहता है ठीक है, अगर तुमने मुझे पहचान लिया है तो सच सच बता दो, तुमने आइरिस को देखा है या नहीं। ये ओल्ड मैन उसे भगाने के लिए पुलिस को कॉल करने की धमकी देता है, लेकिन रिचर्ड उसके ऊपर ही हमला कर देता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये ओल्ड मैन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। ओल्ड मैन ने उससे अच्छा मुकाबला किया और उससे खूब पीटा, यहाँ तक कि रिचर्ड की ताकत आधी रह गई। वो रिचर्ड को नीचे गिराते हुए पुलिस को कॉल करने ही वाला था, लेकिन तभी रिचर्ड के हाथ एक चाकू लग गया, जिसे उसने ओल्ड मैन की टांग के अंदर स्टैब कर दिया। दर्द से कराते हुए जैसे ही ओल्ड मैन नीचे गिरा तो रिचर्ड ने उसके पांव से वही चाकू निकालकर उसके पेट में बुरी तरह स्टैब करके घुमा दिया और दर्द से कराता ओल्ड मैन वहीं पर मर गया। आइरिस सोफे के पीछे से अपनी आंखों से ये सब देखती रह गई। जो हुआ था बहुत बुरा हुआ था। ये ओल्ड मैन उसकी वजह से मारा गया था। अब क्योंकि रिचर्ड फंस चुका था, उसने एक मर्डर कर लिया था, इन सारी चीजों को छुपाने के लिए वो केरोसिन ऑयल से भरी हुई पूरी कैन इस घर में डाल देता है और यहाँ से इस घर को चलाकर बाहर निकल जाता है। आइरिस जिंदा थी, वो जिंदा जलना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बहुत मुश्किल से अपनी एक उंगली हिलाई और विंडो की ग्रिल में डालकर उसे खोलने और बंद करने लग गई। बाहर से रिचर्ड ये सब नोटिस कर लेता है। वो देख लेता है कि अंदर कोई जिंदा है। जो भी था वो उसके लिए खतरा हो सकता था। जाकर उसने देखा ये तो आइरिस ही थी। रिचर्ड उसे उठाकर अब एक ट्रक में लाकर बिठा देता है। ये ट्रक उस ओल्ड मैन का ही था। अपनी कार्स तो ये लोग काफी दूर छोड़ाए थे, तो यहाँ से जाने के लिए ये लोग ट्रक का ही इस्तेमाल कर रहे थे। आइरिस खामोश थी, बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो सुन सकती थी। रिचर्ड को उसकी बेटी की कॉल आती है जो उसे बताते हैं डैड मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, इसीलिए मैं और मॉम आपके पास आने वाले हैं। रिचर्ड उनसे कहता है नहीं, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, अभी तुम लोग मेरे पास नहीं आ सकते। लेकिन अब उसकी बेटी बहुत ज्यादा जिद कर रही थी। वो उसकी बात नहीं मानते और उसे बता देते हैं कि हम तो घर आने वाले हैं। इस चीज से रिचर्ड बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। इसी टेंशन में उसका एक्सीडेंट भी होते होते रहता है और इससे भी ज्यादा बुरा काम उसके साथ ये होता है कि उसकी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाता है। फ्यूल डलवाने के लिए वो फ्यूल स्टेशन के पास आता है और आइरिस को एक कैप पहना देता है ताकि सब लोग उसके एक्सप्रेशंस ना देख पाएं। यहाँ पर आइरिस अपने हाथों का पूरा जोर लगा देती है सीट बेल्ट को खोलने में, लेकिन बॉडी के पैरालाइज होने की वजह से उसके हाथ जितने हिल भी पा रहे थे वो भी बहुत बड़ी बात थी। यहीं पर वो एक लड़के को देखती है जिसकी उम्र लगभग उसके बेटे जितनी थी। इसे देखकर वो और भी ज्यादा इमोशनल हो गई। ये बच्चा भी उसे देखकर पहचान लेता है कि शायद वो किसी मुसीबत में है। इससे पहले कि वो आइरिस से कुछ पूछ पाता, उस बच्चे की मॉम उसे आकर यहाँ से ले जाते हैं। ये औरत पहचान की थी कि यहाँ पर आइरिस के साथ कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उसने पीछे से पुलिस को भी कॉल कर दी और इस गाड़ी का नंबर भी उन्हें बता दिया। वो अब कार को ड्राइव करते हुए वहीं पर लेकर आया था जहाँ पर उसने अपनी कार को पार्क किया हुआ था। वो इस कार को वापस अपने घर की तरफ लेकर जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि ऐसा करता, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आकर उसकी गाड़ी को रोक लेता है और उसे बताता है कि उसकी गाड़ी के बारे में एक कंप्लेन आई है। रिचर्ड बड़ी कॉन्फिडेंस से उसे कहता है नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ पे सब नॉर्मल है, मैं बस अपनी वाइफ के साथ ट्रिप पर आया हूँ। तो ऑफिसर कहता है ठीक है, क्या मैं आपकी वाइफ से बात कर सकता हूँ। आइरिस की शक्ल देखकर बच्चा भी कह सकता था कि उसके साथ कोई गड़बड़ थी,
रिचर्ड ऑफिसर से कहता है कि वो बस ड्रंक है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। इनकी बातों के दौरान किसी तरह आयरिस भी विंडो को नीचे करने में कामयाब हो जाती है। ऑफिसर ये देखते हुए उसके पास जाते हैं तो वो अपनी पूरी बॉडी का जोर सिर्फ हल्की आवाज में ये कहने में लगा देती है कि हेल्प मी, और यहाँ पर सारी कहानी पलट जाती है। पुलिस ऑफिसर को वो इंजेक्शन भी उस ट्रक पे मिल जाता है जिससे रिचर्ड आयरिस को पैरालाइज कर रहा था, और ऐसे उसे समझ आ जाती है कि रिचर्ड ने आयरिस को किडनैप किया हुआ था। इससे पहले कि वो उसे रेस्क्यू कर लेता, रिचर्ड को भी समझ आ गया कि गेम सारी पलटने वाली है। इसलिए अपने आप को सेफ रखने के लिए उसने उसी ओल्ड मैन की तरह इस पुलिस वाले को भी मारना बेहतर समझा और एक बड़ी सी लोहे की चीज के जरिए उसके सर के ऊपर वार कर दिया। सिर्फ एक ही हिट ने इस ऑफिसर का सारा काम तमाम कर दिया, वो मर गया। जिसके बाद उसने ऑफिसर को उठाकर उसकी कार में डाला और ये कार जला दी और पहले की तरह ही सारे सबूत मिटा दिए। अब आयरिस बिल्कुल हेल्पलेस हो चुकी थी, मदद की सारी उम्मीदें उसने छोड़ दी थी। जो भी करना था अब उसे खुद करना था। पैरालाइजिंग का इफेक्ट भी अब उसकी बॉडी से कम होता जा रहा था। उसके अंदर बोलने की भी ताकत आ गई थी, इसीलिए वो रिचर्ड से बातें करना शुरू करती है। वो जानबूझकर उसे इमोशनल करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो जान गई थी कि रिचर्ड की एक बेटी भी है। लेकिन जो इंसान किसी को मार दे, किसी को किडनैप कर सकता हो, वो कैसे इमोशनल हो सकता है। जब रिचर्ड उसकी इमोशनल बातों में नहीं आया तो आयरिस ने वो इंजेक्शन उठा लिया। उसे इंजेक्शन अपने आप को बचाने के लिए रिचर्ड की टांग में स्टैब तो किया, लेकिन वो इस इंजेक्शन को उसकी टांग में इंजेक्ट नहीं कर पाई। मेडिसिन रिचर्ड के अंदर गई नहीं और रिचर्ड हंसने लगा और उसने आयरिस से कहा, बेचारी कितनी कमजोर हो ना तुम, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, मैंने प्लान चेंज किया है। पहले मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाकर मारने वाला था, लेकिन वहाँ तो मेरी फैमिली आ रही है। अब मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें नदी में लेकर जाकर मारूंगा। वो बताता है कि पहले मैं तुम्हें बहुत टॉर्चर करना चाहता था, मुझे मजा आता तुम्हें ऐसा करने में, लेकिन अब मेरी फैमिली ने मेरा सारा प्लान बिगाड़ दिया है। वो उसे लेकर नदी के किनारे आ जाता है और उसे घसीटते हुए एक बोट में बिठा देता है। आयरिस आधे जिस्म की ताकत के साथ वहीं पे बैठी हुई थी। वो अपने आप को बचाने के लिए अभी भी कुछ ना कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसे रिचर्ड की बैग में एक चाकू नजर आता है और उसके दिमाग में एक नया आइडिया आ जाता है। वो यहाँ रिचर्ड के सामने रोने का ड्रामा करती है और रिचर्ड से कहती है कि मेरी पेन की पॉकेट में मेरे बेटे की फोटो है, मैं उसे आखिरी मर्तबा देखना चाहती हूँ मरने से पहले, क्या तुम मेरी पॉकेट से वो पिक्चर निकाल दोगे? रिचर्ड हंसा, लेकिन वो उसकी ये बात मानने को तैयार हो गया। उसके करीब आया और जैसे ही वो नीचे झुका तो आयरिस ने बिना बख्शाया किए उसकी पीछे से चाकू बाहर निकालकर उसकी गर्दन से नीचे की तरफ से मुंह के अंदर स्टैब कर दिया। दर्द से वो पागल होने लगा। आयरिस को मारने के लिए उसने अपनी गन निकाली, लेकिन आयरिस ने उसकी गन ही छीन ली और उसे को शूट कर दिया, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर गिर गया। आयरिस खुश थी, उसने अपने दुश्मन को मार दिया, एक किलर को उसने मार दिया। उसकी जान अब बच गई थी, लेकिन शायद मुसीबत अभी टली नहीं थी, क्योंकि उसने देखा जिस बोट में वो इस टाइम थी उस बोट में गोली लगने की वजह से सुराख हो चुका था और पानी तेजी से बोट के अंदर भर रहा था, जिसकी वजह से आयरिस भी इसी के अंदर डूबने लगी। वो हिल नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि आधी बॉडी उसकी अभी तक पैरालाइज थी। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि बॉडी के पैरालाइज होने की वजह से वो किसी मुर्दा लाश की तरह ऊपर आ गई और कुछ ही देर में उसकी बॉडी जैसे ही नॉर्मल हुई तो वो तैरते हुए किनारे तक पहुंच गई। वो हंसने लगी थी, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने अपने आप को एक साइकोपैथ किलर से बचा लिया था। वो खुश थी, यहाँ से जाने ही वाली थी कि उसने देखा कि रिचर्ड भी दूसरे किनारे से बचकर बाहर निकल आया है। उसे देखने के लिए उसके पास जाते हैं। वो भी जिंदा था लेकिन जख्मी था, अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। आयरिस चाहती तो पुलिस को बुला सकती थी, लेकिन उसने अपना बदला लेना था। वो उसे वहीं पर तड़पता मरता छोड़कर यहाँ से चली आती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।